जय हिंद दोस्तों। होमवर्क सीरीज में आज डे 14 का आज हम लोग देखेंगे। यह 13/2/2025 को कराया गया था। डेट देख लेंगे 13 फरवरी 25 को। तो आज का पहला सवाल देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के पुस्तकालय में लेडी ऑफ जस्टिस की नई प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो यह भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के द्वारा यह प्रतिमा को स्थापित किया गया है। पुराने लेडी जस्टिस की प्रतिमा के आंखों पर पट्टी थी और नई प्रतिमा के आंखों पे पट्टी नहीं है और हाथों से तलवार को हटाकर संविधान की पुस्तक को पकड़ाया गया है। अगला है सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश कौन है? तो यह जस्टिस संजीव खन्ना हो जाएंगे। जस्टिस संजीव खन्ना। जगह नहीं रहने के कारण एक ही जगह इसका आंसर लिख दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब किया गया? तो यह 28 जनवरी 1950 को। याद रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को। और लेडी जस्टिस की प्रतिमा जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के द्वारा किया गया था अनावरण। और सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को। और वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना। अब अगला सवाल देखते हैं 2 नंबर में। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पूर्व सरकार के गठन प्रक्रिया से पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने विधानसभा में कितने सदस्यों को नामित किया? तो यह 5 सदस्य हो जाएगा। 5 सदस्य को नामित किया। इसमें से 2 महिलाओं को और कश्मीर से 2 और पीओके से 1, टोटल हो जाएगा 5। अब अगला है सन 2022 में परिसीमन प्रक्रिया के तहत महिलाओं के लिए कितनी सीट नामित करने की सिफारिश की गई है? तो यह 2 सीट हो जाएगा। 2022 में परिसीमन के बाद महिला के लिए 2 सीटों का प्रावधान किया गया है। अब 3 नंबर में देखते हैं तीसरा सवाल आज का। किस राज्य की विधानसभा ने अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक कानून 2024 को पारित किया? तो यह कोलकाता विधानसभा के तहत किया गया है। कलकत्ता डॉक्टर रेप केस हुआ था, उसके बाद जो है अपराजिता कानून को लाया गया, जिसके तहत जो है मृत्युदंड का प्रावधान निश्चित कर दिया गया है बलात्कार के दोषी को। अब अगला है वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के संबंध में सही कथन पर विचार करना है। आइए देखते हैं, विचार करते हैं। इसमें हो जाएगा केंद्र सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन के लिए विधेयक पेश किया गया, यह सही हो जाएगा। और तीसरा, वक्फ बोर्ड की संपत्ति की अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपया है, यह भी सही हो जाएगा। 1 और 3 दोनों सही है। अगला देखते हैं 5 नंबर में। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कौन से विधि आयोग के गठन की अनुसूची जारी किया गया है? तो यह 23वां विधि आयोग हो जाएगा। फिर से एक बार देखते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा कौन से विधि आयोग के गठन की अनुसूचना जारी की गई है? तो यह 23वां विधि आयोग का हो जाएगा। 23वां विधि आयोग गठन इसका 1 सितंबर 2024 से और 31 अगस्त 2027 तक इसका कार्यकाल हो जाएगा। वर्तमान विधि आयोग का कार्यकाल तो यही है, सितंबर 2024 से अगस्त 2027 तक, जो कि 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। इसमें इसी का पॉइंट है स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग कब गठित किया गया था? तो यह वर्ष 1955 में किया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग वर्ष 1955 में। और भारत का पहला विधि आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? तो यह MC तलवार हो जाएगा। पहला विधि आयोग MC तलवार की अध्यक्षता में। और वर्तमान में विधि आयोग का अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी है, याद रखेंगे, ऋतुराज अवस्थी वर्तमान विधि आयोग के अध्यक्ष। अगला देखते हैं। भारत में 3 नए आपराधिक कानून को कब और किसके द्वारा मंजूर किया गया? तो यह 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 को लागू किया गया है। और यह गृह मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया है। अगला देखते हैं। 3 नए आपराधिक कानून कब लागू किए गए? तो इसमें पहले ही देख चुके हैं। 3 नए आपराधिक कानून को 1 जुलाई 2024 को लागू किया गया है। 3 नए आपराधिक कानून पहली बार प्रयोग बिहार के किस जिले में? तो यह सारण जिले में 3 नए आपराधिक कानून को सबसे पहले बिहार में सारण जिले में लागू किया गया है।
अगला है शत्रु एजेंट अध्यादेश को किस भारतीय राज्य के द्वारा लागू किया गया है? तो यह जम्मू कश्मीर के द्वारा। शत्रु एजेंट अध्यादेश को जम्मू कश्मीर के द्वारा लागू किया गया है। अब आगे देखते हैं 8 नंबर में, हाल ही में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया, इसके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो यह अरविंद पनघड़िया हो जाएगा। 16वां वित्त आयोग अरविंद पनघड़िया। वहीं 15वां देखेंगे तो NK सिंह और 14वां YB रेड्डी। और वित्त आयोग का कार्यकाल 5 साल का होता है। और अगला जो है अभी 16वां वित्त आयोग, इसका कार्यकाल हो जाएगा अप्रैल 2026 से 31 तक। आगे 9 नंबर में देखते हैं, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2024 के संबंध में सही कथन। आइए देखते हैं सही कथन। 13 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को संशोधित किया गया, यह सही हो जाएगा। अगला है, जम्मू कश्मीर 2024 पुनर्गठन अधिनियम में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को दिल्ली के LG के तहत अधिकारियों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर फैसले कर पाएंगे, यह भी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। अब आगे देखते हैं 10 नंबर में, सुभद्रा योजना कब और किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो यह सुभद्रा योजना 2024 में, सुभद्रा योजना 2024 में शुरू किया गया है और यह ओडिशा राज्य में। याद रखेंगे, सुभद्रा योजना 2024 में ओडिशा राज्य में। चुनाव फोटो पहचान पत्र किस संवैधानिक निकाय द्वारा जारी किया जाता है? तो यह चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है, चुनाव आयोग 124 में। अब आगे देखते हैं, चुनाव आयोग 124 में नहीं होता है, उसे देख लेंगे बाद में। अब आगे देखते हैं, भारतीय राज्यों के पासपोर्ट धारकों की सर्वाधिक संख्या। तो सर्वाधिक संख्या केरल में है। भारतीय राज्यों में पासपोर्ट धारकों की सर्वाधिक संख्या केरल में है और सबसे कम अंडमान निकोबार। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड IFSC के अंतिम 6 अंक किसका प्रतिनिधित्व करता है? यह शाखा संख्या कोड को प्रतिनिधित्व करता है। IFSC कोड बैंक के द्वारा उसका पता लगाने के लिए जो किस बैंक का कितना IFSC कोड है उसी से पता चलता है। तो यह शाखा संख्या का कोड है, अंतिम 6 अंक। अब आगे देखते हैं 14 नंबर में, भारत के UPI सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश। तो यह नेपाल हो गया। भारत के UPI को अपनाने वाला पहला देश नेपाल। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को कब शुरू किया गया तथा शुरुआती दौर में कितने राज्यों में शुरू किया गया? तो यह 2019 में शुरू किया गया। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को 2019 में शुरू किया गया और शुरुआती दौर में 6 राज्यों में अपनाया गया है। और अभी वर्तमान में टोटल 36 UT सहित 36 राज्यों में। आगे देखते हैं 16 नंबर में, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को कब शुरू किया गया? यह वर्ष 2019 में। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को वर्ष 2019 में लागू किया गया है। 18 साल से 40 साल तक के व्यक्ति को प्रति माह 55 रुपया जमा करना है। इस प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत 18 साल से 40 साल के व्यक्ति को प्रति माह 55 रुपया जमा करना है। और 60 साल के बाद व्यक्ति की आयु 60 साल के बाद पेंशन के रूप में प्रत्येक माह 3000 रुपया मिलने का प्रावधान है। जन आरोग्य योजना की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा कहाँ से किया गया? तो यह रांची झारखंड से किया गया। जन आरोग्य योजना रांची झारखंड से। इसका अन्य नाम आयुष्मान भारत योजना भी है। जन आरोग्य योजना का अन्य नाम आयुष्मान भारत योजना भी है, आयुष्मान भारत योजना। किसान क्रेडिट कार्ड पहल कब और किस संस्थान के द्वारा शुरू किया गया? किसान क्रेडिट कार्ड, तो यह नाबार्ड के द्वारा हो जाएगा, नाबार्ड। यह 1998 में नाबार्ड के द्वारा, किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में नाबार्ड के द्वारा। अगला देखते हैं, DPT का टीका किन 3 बीमारियों की रोकथाम के लिए? तो D फॉर डिप्थीरिया, P फॉर पर्टूसिस हो जाएगा, पर्टूसिस, P पर्टूसिस और T टिटनेस। तो ये डिप्थीरिया और पर्टूसिस और टेटनस, यह 3 रोगों की बीमारी की रोकथाम के लिए टीका है DPT। IRCTC का मुख्यालय कहाँ है और किस मंत्रालय के द्वारा प्रशासनिक नियंत्रण होता है? तो यह IRCTC का मुख्यालय नई दिल्ली में है। IRCTC का मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह रेल मंत्रालय के द्वारा नियंत्रित होता है। आगे देखते हैं 2021 नंबर में, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब और कहाँ से शुरू किया गया? यह 2015 में सूरतगढ़ राजस्थान से। मृदा स्वास्थ्य कार्ड यह 2015 में सूरतगढ़ राजस्थान से स्टार्ट किया गया है। अब आगे देखते हैं, GST पंजीकरण संख्या में कुल अंकों की संख्या, तो 15 हो जाएगा। GST पंजीकरण संख्या में कुल संख्या 15।
अब 23 नंबर में OCI कार्ड की शुरुआत किस नागरिक संशोधन अधिनियम के तहत की गई? OCI कार्ड की शुरुआत किस नागरिक संशोधन अधिनियम के तहत की गई तथा OCI कार्ड किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है? तो यह नागरिकता संशोधन मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2005 में लागू किया गया है, वर्ष 2005 में नागरिकता संशोधन। अब आगे देखते हैं 24 नंबर में, भारत के किस राज्य क्षेत्रों अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है? तो यह राष्ट्रपति को है। भारत के राष्ट्रपति को किसी भी राज्य के क्षेत्र को जनजाति या अनुसूचित जाति जनजाति घोषित करने का अधिकार है। अब आगे देखते हैं राष्ट्रमंडल कमीशन की मंडल कमीशन की सिफारिश को कब और किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू किया गया था? तो यह 1979-80 में, याद रखेंगे, वर्ष 1980 में मोरारजी देसाई के सरकार में किया गया था, मोरारजी देसाई के सरकार में। अब आगे देखते हैं 26 नंबर में, नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में है तथा नागरिकता से संबंधित भाग को कब लागू किया गया? तो नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया है। नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में है, और संविधान में यह 26 नवंबर 1949 से लागू किया गया है। अगला है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 338B में किया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अनुच्छेद 338B। 28 नंबर में, मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब की गई तथा इसका संबंध? तो यह वर्ष 2014 में किया गया है। यह सार्वभौमिक टीकाकरण से है, इसमें कुल 7 प्रकार के टीकाकरण का प्रावधान किया गया। भारत का पहला जैविक राज्य और जैविक केंद्र शासित प्रदेश, तो इसमें जैविक राज्य में सिक्किम हो जाएगा और केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप। जैविक राज्य सिक्किम, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। अगला है गोबर गैस संयंत्र से कौन सी गैस निकलती है? तो यह मीथेन गैस हो जाएगा। इसका फॉर्मूला है CH4, मीथेन गैस CH4। अब 31 नंबर में, पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है? तो यह राइजोबियम के द्वारा होता है। दलहनी पौधे में राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। अब आगे है, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया? यह बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था। अब अगला है, केचुआ पालन विधि को क्या कहा जाता है? यह वर्मी कल्चर कहा जाता है। केचुआ पालन विधि को वर्मी कल्चर कहा जाता है। आगे देखते हैं 34 नंबर में है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को संपूर्ण भारतवर्ष में कब लागू किया गया है? तो यह वर्ष 2006 में लागू किया गया है। यह अधिनियम 2005 का था और इसे वर्ष 2006 में लागू किया गया है। इसको नरेगा भी 2006 में कहा जाता है और इसका नाम बदलकर 2009 में मनरेगा कर दिया गया। आगे है, प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा कब की गई है? तो यह 15 अगस्त 2024 से प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई है। इसकी घोषणा की गई थी 15 अगस्त 2024 को घोषणा किया गया था। अब आगे देखते हैं इकोनॉमिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी का। ऐसा कर जो स्थानांतरण योग्य उसे क्या कहते हैं? उसे अप्रत्यक्ष कर कहेंगे। स्थानांतरण योग्य हो उसे अप्रत्यक्ष कर कहेंगे। अब आगे देखते हैं जीएसटी को किस समिति की सिफारिश पर लाया गया? तो यह विजय केलकर समिति हो जाएगा। जीएसटी 101वां संविधान संशोधन के तहत लाया गया था। जीएसटी 101वां संविधान संशोधन और विजय केलकर की समिति की सिफारिश पर। 38 नंबर में, यदि आय में वृद्धि के साथ कर में वृद्धि हो जाए तो इस प्रकार के कर को तो प्रतिगामी कर कहेंगे। आय में वृद्धि के साथ कर में वृद्धि प्रतिगामी कर। और वहीं अगला देखते हैं, विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने अपने यहाँ जीएसटी को लागू किया? तो यह फ्रांस में। भारत में जबकि जीएसटी को अपनाया गया है कनाडा के मॉडल पर, और विश्व में सर्वप्रथम जो है
फ्रांस में जीएसटी को लाया गया था और भारत में कनाडा मॉडल पे जीएसटी को अपनाया गया है। अब अगला है राज्य सरकार केंद्र सरकार का सरकारी योजनाओं पर किया गया व्यय किस प्रकार का व्यय है, तो यह राजस्व व्यय हो जाएगा, राजस्व खर्च। अब अगला देखते हैं 41 नंबर में, भारत में पहली बार बजट किसके द्वारा पारित किया गया और कब पारित किया गया, तो यह पहली बार 1860 ईस्वी में, वर्ष 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा बजट पेश किया गया था। बजट 1860 ईस्वी में जेम्स विल्सन के द्वारा। अब अगला देखते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला बजट कब लाया गया, तो यह 26 नवंबर 1947 को 26 नवंबर 1947 को लाया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला बजट 26 नवंबर 1947 को। आगे देखते हैं 43 नंबर में, गणतंत्र भारत का पहला बजट और किसके द्वारा पेश किया गया, तो गणतंत्र भारत का 1947 में R.K. शनमुखम शेट्टी के द्वारा। आगे है भारत की पहली, सॉरी इसमें जो है थोड़ा गलती हो गया है, 43 नंबर में, 43 नंबर में हो जाएगा 1950 में, 1950 हो जाएगा। यहाँ गणतंत्र है, गणतंत्र भारत का 1950 में, 1950 में जॉन मथाई हो जाएगा, जॉन मथाई याद रखेंगे, यहाँ थोड़ा गलती हो गया है। अब आगे है भारत की पहली महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी। भारत में पहली बार पेपरलेस बजट वर्ष 2021 में, भारत में पहली बार पेपरलेस बजट वर्ष 2021 में। अब आगे देखते हैं ऐसी 3 व्यक्ति जो प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया, तो यह पहला में इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी। 3 व्यक्ति प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किए, इंदिरा गांधी, पंडित नेहरू और राजीव गांधी। अगला देखते हैं 47 नंबर में, 47 में देखेंगे संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतरिम बजट पेश किया जाता है, तो यह अंतरिम बजट अनुच्छेद 116 के तहत, अंतरिम बजट अनुच्छेद 116 के तहत। 48 में देखते हैं भारत में पहला शून्य आधारित बजट पेश किया गया, यह 1987 में, शून्य आधारित बजट 1987 में। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से कुछ ऊंचाई से गिरती है तब वस्तु की कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कम होगी और गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, स्थितिज ऊर्जा कम और गतिज ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी। 50 नंबर में देखते हैं ऊपर से नीचे की ओर गिरते पिंड में कौन सी ऊर्जा होगी, तो यह गतिज ऊर्जा हो जाएगा। ऊपर से नीचे गिरते हुए वस्तु में गतिज ऊर्जा होगा। जब पृथ्वी तल से किसी वस्तु की ऊर्जा दोगुनी कर दी जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा यह भी दोगुनी हो जाएगी। अब आगे देखते हैं 52 नंबर में, 52 में है वृत्तीय पथ पर घूमती हुई वस्तु के विस्थापन में अभिकेंद्रक बल द्वारा किया गया कार्य, यह शून्य हो जाएगा। अभिकेंद्रक बल के द्वारा किया गया कार्य यह शून्य हो जाएगा। सूर्य की ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है, तो यह नाभिकीय संलयन के द्वारा। सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन के द्वारा। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है, तो यह सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है, याद रखेंगे। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण सौर ऊर्जा में। कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश, द्रव्य का न तो सृजन किया जाता है और न ही विनाश, तो यह हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आगे है 56 नंबर में स्वचालित कलाई घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो यह स्थितिज ऊर्जा। स्वचालित कलाई घड़ी में स्थितिज ऊर्जा। अब अगला है ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण अवकरण दोनों होता हो, तो यह रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों हो, रेडॉक्स अभिक्रिया। आगे देखते हैं 58 नंबर में विद्युत धनात्मक तत्वों में संयोग करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो यह अवकरण हो जाएगा। अब आगे देखते हैं 59 में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, इसमें सही कथन को ढूंढना है। तो देखते हैं धातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है इसलिए वे ऑक्सीकारक है, तो यह सही हो जाएगा। और धातु में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है इसलिए वे अवकारक होते हैं, यह भी सही हो जाएगा, दोनों सही है। 60 में देखते हैं अवकारक एक पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है और दूसरे पदार्थ का अवकरण करता है। रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन
या अन्य विद्युत ऋणात्मक अवयव ग्रहण करता है, तो यह तीनों सही है, यह तीनों सही है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी सही है, डी इनमें से सभी सही है। अब आगे देखते हैं 61 में, लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? तो यह ऑक्सीकरण का, लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण, लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। हाइड्रोजन का जलना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, यह सही है। दहन ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, यह भी सही है, दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही, 1 और 2 दोनों सही है। 63 नंबर में देखते हैं, इसमें अवकरण के दौरान विद्युत ऋणात्मक समूह के अनुपात में कमी होगी, यह सही है। जबकि पहला ऑक्सीकरण के दौरान विद्युत धनात्मक समूह में के अनुपात में वृद्धि होगी, तो यह गलत हो जाएगा, यह गलत है, 1 नंबर का गलत है। बाकी 2 नंबर का अवकरण के दौरान विद्युत ऋणात्मक समूह के अनुपात में कमी होगा, यह सही है। अब आगे देखते हैं, केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु यानी आरबीसी में होता है, तो यह आरबीसी जो है स्तनधारी में होता है। अपवाद के स्वरूप ऊँट में जो है यह केंद्रक विहीन नहीं होता है। केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु स्तनधारी में पाया जाता है। कौन सा भारतीय पक्षी विज्ञान संशोधन विशेषज्ञ है? तो यह डॉक्टर सलीम ओली हो जाएगा। इसे बर्डमैन ऑफ इंडिया के भी नाम से जाना जाता है, यह पक्षी विशेषज्ञ है। आगे देखते हैं, नर मेढक मादा मेढक की तुलना में ऊंची आवाज़ लगाता है, क्योंकि? तो केवल वोकल कॉर्ड, इसमें हो जाएगा वोकल कॉर्ड की संख्या 2 होती है। नर मेढक मादा की तुलना में अधिक ऊंचा आवाज़ लगाता है, तो इसका कारण है नर में जो है वोकल कॉर्ड की संख्या 2 होती है, वोकल कॉर्ड की संख्या 2 होती है। अब आगे देखते हैं 67 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन से विशेषता मत्स्य में पाए जाते हैं कूट के सहायता से? तो इसमें ये अनियत तापी होते हैं, सही हो जाएगा। और दूसरा है, इसमें इसके हृदय 2 कक्षों में बटा होता है, यह भी सही हो जाएगा। इसके हृदय में केवल अशुद्ध रक्त होते हैं, यह भी सही हो जाएगा। जबकि दूसरे नंबर में इसमें श्वसन फेफड़ा के द्वारा होता है, यह गलत हो जाएगा। फेफड़ा के द्वारा नहीं, गिल्स के द्वारा होता है, गिल्स, मछलियाँ गिल्स के सहारे सांस लेती है। तो इसमें से 1, 3 और 4 तीनों सही है, 1, 3, 4 तीनों सही है। आगे देखते हैं 68 में, किस संघ के सभी जंतु समुद्री है? तो यह इकाइनोडर्मेटा हो जाएगा। इकाइनोडर्मेटा संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं। आगे देखते हैं 69 में, इसमें हो जाएगा, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो आइए विचार करते हैं। पायला को घोंघा के नाम से जाना जाता है, पायला को घोंघा के नाम से जाना जाता है, यह सही हो जाएगा। सीपिया को कटल फिश के नाम से जाना जाता है, यह भी सही हो जाएगा। ऑक्टोपस को डेविल फिश के तथा श्रिगमणि के नाम से जाना जाता है, यह भी सही हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही है, 1, 2, 3 तीनों सही है। आइए 70 नंबर के सवाल को देखते हैं। 70 में है, झींगा तथा केकड़ा जीव जिसे मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यह आर्थ्रोपोडा संघ का है। झींगा तथा केकड़ा आर्थ्रोपोडा संघ का है। अब आगे देखते हैं 71 में, निम्नलिखित विकल्प में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें केवल बी रेटफली या कालाजार, यह सुमेलित नहीं है, यह गलत है। बाकी घरेलू मक्खी टाइफाइड, सीसी मक्खी, स्लीपिंग सिकनेस और क्यूलेक्स मच्छर फाइलेरिया। अब आगे देखते हैं 72 नंबर में, जीवों के दिए गए शारीरिक विशेषताओं पर विचार कीजिए। तो इसमें जीवों में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जीवों में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यह सही है। जीवों में उत्सर्जन मेलपिगियन नली के द्वारा हरित ग्रंथि द्वारा होता है, जीवों में उत्सर्जन मेलपिगियन नली द्वारा हरित ग्रंथि के द्वारा होता है। और जीवों में रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, जीवों के रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो ये सभी जो है आर्थ्रोपोडा के परिवार में होता है, ये सभी चीज़ें आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा संघ के परिवार में। आगे देखते हैं 73 नंबर में, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला है, हाइड्रा में अमरत्व का गुण पाया जाता है, तो यह सही हो जाएगा। और हाइड्रा में श्वसन अंग तथा रक्त अनुपस्थित होते हैं तथा श्वसन विसरण के माध्यम से होते हैं, यह भी सही हो जाएगा।
हाइड्रा में मुकुलन द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है, तो यह भी सही हो जाएगा। 2, 3 और 4 सही है, जबकि हाइड्रा का प्रचलन अनुकूटपाद है, ये गलत है, कूटपाद नहीं होगा। अब आगे देखते हैं 74 नंबर में। 74 में है किस जीव को बाथ स्पंज कहते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल स्नान के समय गंदगी साफ करने के लिए किया जाता है, तो यह स्पॉन्जिया हो जाएगा। बाथ स्पंज, स्पॉन्जिया को, बाथ स्पंज, स्पॉन्जिया को। आज का अंतिम सवाल है 75वां। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ, तो यह आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। तो इसके साथ ही आज के होमवर्क सीरीज का 75 सवाल टोटल समाप्त हुआ। इससे पहले जो है 1 से लेके 13 तक चैनल पे अपलोड है और उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आशा करता हूँ आप लोग उसे देख लिए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आने वाले हर वीडियो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।